Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's session we'll be discussing the chapter Introduction to SURFACI Act. SURFACI Act जो है it came into existence in force June 21st 2002 से ये in force है और पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। तो जब भी बैंक्स लोन देते हैं तो उसके बदले में कुछ उनको सिक्योरिटी चाहिए, कुछ कोलेटरल चाहिए। हाँ, क्लीन लोन्स जो होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज नॉर्मली लोन्स में बैंक कुछ ना कुछ गिरवी रखवाते हैं। तो ये एक्ट आने से पहले, सरफेसी एक्ट आने से पहले, अगर डिफॉल्ट हो जाता था लोन में, बैंक वालों को अब अपने पैसे रिकवर करने थे उस सिक्योरिटी को बेच के। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस था, कोर्ट जाना पड़ता था, ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, बहुत साल निकल जाते थे, लीगल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। और जब तक पैसा रिकवर होने की टाइम आता था, सिक्योरिटी को बेच के पैसा रिकवर होने का टाइम आता था, तब तक सिक्योरिटी की वैल्यू भी डिमिनिश हो चुकी होती थी। तो इसीलिए सरफेसी एक्ट लाया गया, जिसका फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो इसको याद कर लेना, हो सकता है यही पूछ ले डायरेक्टली पेपर में। तो ये एक्ट एक लीगल फ्रेमवर्क लेके आया जिससे कि सिक्योरिटीज का रियलाइजेशन इजी हो सके, एफिशिएंट हो सके, क्योंकि एक्ट आने से पहले इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द मनी। तो इसमें मल्टीपल चीजें आपको समझनी है इस एक्ट में कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है एंड रिकंस्ट्रक्शन क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्फोर्स कर सकते हो बिना कोर्ट इंटरवेंशन के, और इस एक्ट में एक रजिस्ट्री बनाने की भी बात की गई है। तो उन सबको अब हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स की। तो बैंक के पास ना बहुत सारे लोन्स हैं, मॉर्टगेज किया हुआ है, लोगों ने अपने घर गिरवी रख के बैंक से लोन लिया हुआ है। अभी जो पैसा वापस आता है लोन का, बहुत धीरे धीरे आता है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट आता है। तो एक तरीके से ये बैंक की एसेट होते हैं, जो लोन बैंक देता है लोगों को, वो बैंक की एसेट है। अब ये एसेट इलिक्विड है, एकदम से बैंक इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो बैंक के पास क्या ऑप्शन है कि ये जो उनके इलिक्विड एसेट्स हैं, इनको सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करे और बेच दे क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को। और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स जो हैं उसके बदले में कैश देंगे, बैंक के पास लिक्विडिटी आ जाएगी, जो उनकी इलिक्विड एसेट्स थी उनको बेच के इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज उन्हें कैश मिल गया। और यहाँ पे क्वालिफाइड बायर्स के पास एक सिक्योरिटी होगी इन्वेस्ट करने के लिए। तो ज्यादातर ये काम बैंक्स करवाते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के थ्रू। बैंक अपने जो ये इलिक्विड एसेट्स होते हैं, जो मॉर्टगेजेस होते हैं, ये ट्रांसफर कर देते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, राइट्स दे देते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, और वो इनके बदले में सिक्योरिटीज इशू करते हैं क्वालिफाइड बायर्स को। सो ये सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी रिसीट्स हैं बैक्ड बाय दीज लोन्स। तो एक तरीके से जो आपका पैसा बहुत धीरे धीरे रिकवर होना था, बैंक वालों को बहुत सालों में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट आना था, अब उन्होंने एकदम से उनके पास लिक्विड कैश आ गया। तो ये जो स्टेप होता है इसे सिक्योरिटाइजेशन बोलते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को हेल्प करता है कि वो फंड्स रेज कर सके और अपनी बैलेंस शीट को ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सके। कहाँ 15 साल में, 10 साल में पैसा वापस आना था धीरे धीरे करके, कहाँ उन्होंने राइट्स बेच दिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, उन्होंने उसके बदले में रिसीट्स इशू कर दी, नई सिक्योरिटीज इशू कर दी, तो लिक्विडिटी आ जाती है। तो ये तो हो गया सिक्योरिटाइजेशन। तो आपने सिंपल इसमें याद रखना है कि इलिक्विड एसेट्स को आप ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हो और इन्वेस्टर्स को बेच देते हो। ठीक है। अगला है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। अब बैंक ने बहुत सारे लोन दे रखे हैं एंड हो सकता है कि कुछ लोन से पैसा वापस नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ लोन से पैसा स्लो वापस आ रहा है या डिफॉल्ट होने के चांसेस है। तो हो सकता है कि वो जो आपकी लोन एसेट है वो डिस्ट्रेस्ड है, जिस कंपनी को आपने लोन दिया है वो अंडर स्ट्रेस है। तो या तो आप पूरा पैसा खो बैठो, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप कुछ पैसा रिकवर कर पाओ। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में आप लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हो और रिकवरी करने की कोशिश करते हो जितना पैसा हो सके, रादर देन कि पूरा ही डूब जाए। आप क्या करते हो, ऐसे कुछ स्टेप्स लेते हो कि ठीक है पैसा थोड़ा स्लो वापस आ जाए, लेकिन पैसा वापस आ जाए, जितना हो सके रिकवर हो जाए। तो रिकंस्ट्रक्शन में या तो टर्म्स रीनेगोशिएट कर लो, कि जैसे आपने किसी कंपनी को लोन दिया था 10% पे, कि 5 साल में पैसा वापस करना है, आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% कर दो, 8% कर दो, और बोलो कि तुम 7 साल में वापस कर देना।
ऐसे आप टर्म्स को रीनेगोशिएट कर लो कि एटलीस्ट अभी कंपनी पे फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए और आपका पैसा चाहे स्लोली वापस करे, कम इंटरेस्ट पे वापस करे, लेकिन कुछ पैसा वापस आ जाए। ठीक है, लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर दो। इवन हो सकता है कि इवन सेलिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द लोन्स टू इन्वेस्टर्स एट डिस्काउंटेड रेट्स, कि आप ये जो अपने लोन्स हैं किसी और को सेल कर दो एट डिस्काउंटेड रेट्स, कि बैंक अपने लोन्स किसी और को सेल कर देगा। ठीक है, और उसके बदले में कुछ पैसे रिकवर कर लेगा, कि अब जिसने खरीदे हैं वो अपने हिसाब से पैसा रिकवर कर ले। एटलीस्ट हमें 5 लाख नहीं वापस आ रहा, 3 तो वापस आ रहा है ना। तो आप फाइनेंशियल एसेट की रिकंस्ट्रक्शन करते हो। नेक्स्ट इज recognition ऑफ इंटरेस्ट एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो देखो, जब भी आपने बैंक से लोन लेना है, कोई एडवांस लेना है, तो आप कोई एसेट गिरवी रखते हो, तो उस एसेट पे बैंक का क्लेम हो जाएगा अगर डिफॉल्ट होगा। तो ये एक्ट बैंक की राइट को रिकॉग्नाइज करता है। ये सीधा सीधा एक्ट बात बोलता है कि अगर बैंक ने लोन दिया है आपको और आप डिफॉल्ट करते हो, तो बैंक का राइट है कि आपकी जो सिक्योरिटी है जो आपने गिरवी रखी थी, अब वो बैंक बेच के अपने पैसे पूरे कर सकता है। किस फॉर्म में है, किस नेचर की सिक्योरिटी है, मैटर नहीं करता है। काफी बार होगा कि जो एसेट है वो पोजेशन ऑफ द क्रेडिटर नहीं है। यानी कि अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, हो सकता है कि मैंने अपनी कार के अगेंस्ट लोन लिया हो, है ना, हाइपोथिकेशन है। हाइपोथिकेशन में पोजेशन किसके पास रहती है? बोरोवर के पास रहती है। अगर मैंने बैंक से कार हाइपोथिकेट करके लोन लिया है तो कार मेरे पास ही रहेगी। इवन इस सिचुएशन में अगर मैं बैंक के लोन का डिफॉल्ट करूंगी, उस केस में पोजेशन क्रेडिटर के पास नहीं है, बैंक के पास पोजेशन नहीं है मेरी कार की, स्टिल वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है उसे इन्फोर्स करेंगे, मेरी कार को अपनी पोजेशन में लेंगे और कार को सेल करके अपना पैसा वसूलेंगे। ठीक है, तो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट वो लीगल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्रेडिटर यानी कि बैंक जिसने मुझे लोन दिया है वो अपना राइट एक्सरसाइज करेगा उस स्पेसिफिक एसेट पे जो प्लेज की गई है। हाइपोथिकेशन है, कोई भी नेचर ऑफ चार्ज क्रिएटेड है, बैंक के पास राइट है कि वो लोन अगर डिफॉल्ट हुआ है अपना पैसा वसूल ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये एक्ट आने से पहले इस राइट को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता था, ट्रिब्यूनल जाना पड़ता था, लेकिन अब ये एक्ट ही बोल रहा है कि डिफॉल्ट हुआ है तो पैसा बैंक वसूलेगा एसेट को बेच के। कोर्ट का इंटरवेंशन हटाना ही इन इटसेल्फ अ बिग डील, बिकॉज बहुत ज्यादा लीगल तामझाम होता है, बहुत सारे लॉयर्स की कॉस्ट होती है, टाइम निकल जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट ये एक्ट बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री की। देखो, अगर मैं बैंक के पास लोन लेने जाती हूँ और अपना घर गिरवी रखना है, कोई भी एसेट गिरवी रखनी है, तो ये इंफॉर्मेशन जाएगी सरसी, CERSCI, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगी। सरसी का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फायदा क्या है? अगर मैं बैंक के पास जाती हूँ और अपना घर गिरवी रखती हूँ, तो अब बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन सरसी के थ्रू आ जाएगी कि कहीं इस घर को पहले ही कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया, कहीं कोई ऑलरेडी लोन पेंडिंग तो नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैंने छुपा रखी है कि हाँ ये ऑलरेडी पहले ही कहीं पे लोन ले रखा है। तो इससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, जो क्रेडिट मार्केट है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो कोई भी अगर मैं एसेट को लेके उसकी सिक्योरिटाइजेशन होती है, रिकंस्ट्रक्शन होती है, कोई भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट किसी भी एसेट पे क्रिएट होता है, तो वो इंफॉर्मेशन सरसी के पास जाती है ताकि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग हो सके। अब अगर मान लो मैं लोन लेने जाती हूँ और बैंक को पता लगता है कि इस पे तो ऑलरेडी 2 लोन चल रहे हैं, ऑब्वियसली वो तीसरा लोन या तो नहीं देंगे या बहुत रिड्यूस्ड वैल्यू का देंगे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ माय हाउस। तो वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है सिस्टम में। नेक्स्ट आर सम रिमेनिंग पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सरफेसी एक्ट। पहला कि कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई कर देती है कि कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। और इस एक्ट का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होने का मतलब है कि ये एक्ट आया 2002 में, लेकिन अगर उससे पुराने भी लोन अकाउंट हैं 2002 से पुराने वाले भी, उन पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपका जो लोन अमाउंट है अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा का है तभी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। 10,000, 20,000 छोटे छोटे लोन्स जो हैं वहां पे उनकी रीपेमेंट के लिए सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा
और जो अमाउंट ड्यू है वो 20% या उससे ज़्यादा का पेंडिंग होना चाहिए। अगर मैंने बैंक से 10 लाख का लोन लिया है और अगर सिर्फ 50,000 रुपीज पे करना रह गया, बाकी मैंने सारा पे कर दिया है, तब इस डिफॉल्ट के केस में सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 20% से भी कम अमाउंट बचा है, बहुत ही कम अमाउंट बचा है, 5% अमाउंट बचा है, उसके लिए सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे प्रिंसिपल का अमाउंट है चाहे इंटरेस्ट का अमाउंट है। और ये एक्ट वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे एग्रीकल्चरल लैंड को गिरवी रख के लोन लिया गया है। एक और चीज, बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिन्हें आप गिरवी रख के लोन लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज किसी ना किसी और एक्ट के अंडर आती हैं, वहां पे भी सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ये पॉइंट हम ज्यादा डिटेल में आगे करेंगे, जैसे एयरक्राफ्ट है या शिपिंग वेसल्स है, वहां पे सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि उनके पर्टिकुलर एक्ट्स हैं, तो वो हम डिटेल में अपकमिंग चैप्टर्स में करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज कि ये सिर्फ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए एक्ट है, अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ जहां पे कोई चीज गिरवी रखी गई है, लोन सिक्योर्ड है, उन्हीं क्रेडिटर्स के लिए ये एक्ट स्पेसिफिकली लाया गया है कि बिना कोर्ट जाए, बिना ट्रिब्यूनल जाए, एसेट को पोजेशन में लो, उसके बेच के अपने पैसे पूरे करो, कम टाइम लगे, कम पैसा लगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सरफेसी एक्ट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी यानी कि एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो जो एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसे अप्लाई करना पड़ता है सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की फ्रॉम आरबीआई। तो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एसिड रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जो नेट ओन्ड फंड्स होते हैं वो कम से कम 2 करोड़ या उससे ज्यादा के होने चाहिए, और आरबीआई कोई और अमाउंट भी स्पेसिफाई कर सकता है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इतने नेट ओन्ड फंड्स आपको चाहिए, लेकिन अभी वो अमाउंट है 2 करोड़ एंड मोर। अब जो नेट ओन फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ये अलग अलग टाइप की सिक्योरिटाइजेशन कंपनियां, अलग अलग टाइप की रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि वो बोल सकता है कि इस कैटेगरी के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इतने ओन फंड्स चाहिए और दूसरी कैटेगरी को इतनी चाहिए, तो ये पावर आरबीआई के पास है। अगर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में, अपने रजिस्टर्ड एड्रेस में, अपने नाम में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस लाना चाहते हैं तो उन्हें पहले आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके पिछले 3 जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स हैं उसमें कभी भी कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती क्या है, जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो एक्वायर कर लेते हैं। जैसे जो हमारे बैंक्स होते हैं वो अपने कुछ लोन्स जो हैं वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ट्रांसफर कर देते हैं। जो इलिक्विड एसेट्स होती हैं उनकी सिक्योरिटाइजेशन होती है, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती हैं, उन एसेट्स को सिक्योरिटी रिसीट्स में कन्वर्ट करके आगे इन्वेस्टर्स को बेचते हैं। तो अब जो भी ये एसेट्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्वायर करते हैं अल्टीमेटली वो पैसा बना के दें, ये जरूरी है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो भी उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स है उनका रियलाइजेशन हो सके, वो इलिक्विड ही ना पड़ी रहे। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए है कि जो भी उनके क्वालिफाइड बायर्स हैं, जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें एक तो पीरियोडिकली रिटर्न्स मिलने चाहिए हैं, उनकी एसेट्स जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रिडीम होनी चाहिए है प्रॉपर। जो डायरेक्टर्स होते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में उनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए है। कभी भी कोई भी डायरेक्टर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कभी भी मॉरल टर्पिट्यूड वाले ऑफेंस में कन्विक्ट ना हुआ हो। जो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के स्पॉन्सर्स हों वो आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, और जो कंपनी वो आरबीआई के सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स को फॉलो करे या फॉलो करने की पोजीशन में हो। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल होने नेसेसरी हैं। नेक्स्ट इज कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कौन से ऐसे कंडीशंस है जहां पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो मेन काम के लिए बनी है यानी कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ एसेट्स और एसेट रिकंस्ट्रक्शन ये करना बंद कर दे,
या फिर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इन्वेस्टमेंट करी थी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में वो करना बंद कर दे, कोई भी कंडीशन ना फुलफिल करे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आरबीआई की कोई डायरेक्शंस ना फॉलो करे, या जिस तरीके से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अकाउंट्स मेंटेन करने चाहिए वो ना मेंटेन करे, या जब आरबीआई डिमांड करे कि हम आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं या आपके कोई और डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करना चाहते हैं और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वो डॉक्यूमेंट्स ना सबमिट करे, एंड कोई भी ऐसे बड़े चेंजेस कर दे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी मैनेजमेंट में, रजिस्टर्ड ऑफिस में, नाम में, बिना आरबीआई के अप्रूवल के। नॉर्मली तो जब एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा उन्हें हियरिंग का मौका मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे उन्हें हियरिंग का मौका नहीं मिलता, सीधा उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। जैसे कि जब वो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दे, उनके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट ना हो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, अगर वो आरबीआई के डायरेक्शंस ना माने, आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स ना मेंटेन करें, या आरबीआई को अपने अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स ना इंस्पेक्ट करने दे, तो ये वो कंडीशंस है जहां पे बिना अपॉर्चुनिटी मिले उनको हेयरिंग की सीधा एआरसी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। अब बाकी के जितने भी केसेस हैं उसमें तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को मौका मिलेगा कि वो इशू को रेक्टिफाई कर सके, ठीक कर सके, कि आरबीआई बोलेगा कि तुम ये इशू को करेक्ट कर लो, नहीं तो हम तुम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब आरबीआई के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दे बिना अपॉर्चुनिटी दिए अपनी साइड रखने की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। अगर ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन अगर ऐसा लगता है आरबीआई को कि अगर हम इन्हें हेयरिंग का मौका देंगे और डिले करेंगे तो वो पब्लिक इंटरेस्ट हो जाएगा, अगर ऐसा लगता है आरबीआई को, फिर वो बिना हेयरिंग का मौका दिए भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं कि पब्लिक का इंटरेस्ट खराब होगा अगर डिले होगा, या इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट ये चीज होगी। लेकिन यहाँ पे भी आरबीआई को रीजन देना पड़ता है स्पेसिफिकली कि क्यों हमने कंपनी को अपॉर्चुनिटी नहीं दी और सीधा उनका कैंसलेशन कर दिया। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जब कैंसलेशन का ऑर्डर आता है तो वो अपील कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, कि वो अपील करें सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ अपील करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपील को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन इवन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपील को रिजेक्ट भी करना चाहती है तो कंपनी को हेयरिंग का एक बार मौका मिलना चाहिए। अब अगर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन करवाने जाती है, एप्लीकेशन देती है और उनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या आरबीआई ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देती है, तब जब तक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के प्रति जो भी ऑब्लिगेशन है उन्हें फुलफिल नहीं कर देती, तब तक उन्हें डीम्ड एज सिक्योरिटाइजेशन कंपनी माना जाएगा। कि अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती कि हमारा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया अब हमारी लाइबिलिटीज खत्म, नहीं, उनकी जो इन्वेस्टर्स के प्रति ऑब्लिगेशंस है उन्हें वो फुलफिल करेंगे, जब तक नहीं फुलफिल करते तब तक उन्हें डीम्ड सिक्योरिटाइजेशन कंपनी माना। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ राइट्स ऑफ इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स। तो अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर कर सकती है बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पे जब वो एक्वायर करती हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स, तो उसके बदले में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डिबेंचर्स, बॉन्ड या कोई भी सिक्योरिटी है जो डिबेंचर के नेचर की हो, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पहले अग्री कर दी जाए, तो वो इशू कर देती हैं और उसके बदले में बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल एसेट्स ले लेती हैं, या फिर वो कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ प्रॉपर अग्रीमेंट कर लेती हैं कि तुम हमें फाइनेंशियल एसेट्स दे दो, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये तुम्हें उसके बदले में मिलेगा। अब जब भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई फाइनेंशियल एसेट्स देते हैं कि ये पकड़ो फाइनेंशियल एसेट्स, अब इनकी रिकंस्ट्रक्शन कर लो या इनकी सिक्योरिटाइजेशन कर दो, तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन पे कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती है। अब मान लो कि बैंक ने क्या किया, अपने कुछ लोन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिए
कि अब ये लोन में लिक्विडिटी कम है या पैसा बहुत स्लो आता है या एनपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस लोन अकाउंट के लिए लेंडर बन जाएगी और जो भी बैंक्स के लोन वाले राइट्स है अब वो सारे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ज्यादातर सिक्योरिटाइजेशन करती हैं जिसमें जो इलिक्विड एसेट्स हैं, जिनकी लिक्विडिटी बहुत कम है, जिनका रिटर्न बहुत स्लो आ रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उन्हें एक्वायर कर लेती है। या कोई बैंक की एसेट्स हैं उनकी रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है कि लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दो, अगर किसी कंपनी ने लोन लिया है तो और वो वापस नहीं कर पा रही है तो उसकी मैनेजमेंट चेंज कर दो। तो ये सारे काम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करती है क्योंकि वो स्पेशलाइज करते हैं और बैंक्स के सिर से बर्डन हट जाता है, उन्हें पैसा मिल जाता है। और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे पैसा कमाएगी? वो जो भी फाइनेंशियल एसेट्स एक्वायर करती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसके बदले में कोई सिक्योरिटीज इशू कर देती है क्वालिफाइड बायर्स को। तो पूरा ऐसे सर्कल चलता है कि बस पैसा रिकवर होना चाहिए। अब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी अगर फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर कर देता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो उससे रिलेटेड सारे राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, सब कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाता है। उस एसेट से रिलेटेड कोई लायबिलिटी है, कोई पैसा आना है, कोई पैसा जाना है, अब वो सारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। अब मान लो बैंक का कोई लोन है, उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो अब उस लोन से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट, डीड्स है, वो सब कुछ वैलिड रहेगा। लेकिन अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जगह कॉन्ट्रैक्ट में कौन आ जाएगा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आ जाएगी। मान लो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक्वायर करी है, उससे रिलेटेड कोई सूट फाइल हो रखा है कोर्ट में, कोई अपील पेंडिंग है, कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो अब फाइनेंशियल जो भी एसेट से रिलेटेड सूट्स या अपील्स हैं, अब वहां पे पार्टी कौन हो जाएगी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो जाएगी। अपील पे, सूट पे, प्रोसीडिंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही फाइनेंशियल एसेट को एक्वायर करने पे कोई फर्क पड़ेगा। बस अब पार्टी कौन बन जाएगा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन जाएगी। अब विद द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनेटर यानी कि जो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके कंसेंट के साथ ये एप्लीकेशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या एपेलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट, जहां पे भी प्रोसीडिंग्स होनी है, वहां पे ये रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि अब जहां जहां पे भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम था, वहां वहां पे अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम आना चाहिए है, क्योंकि उन्होंने अब एक्वायर कर ली है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझो कि मान लो ए ने अपना घर बी को बेच दिया। ठीक है, अब ए ने जो घर बेचा है उससे रिलेटेड अगर कोई केस चल रहा है, कोई लायबिलिटी है, कुछ भी है, अब वो बी वहां पे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए अब बीच में से हट जाएगा। तो सेम यहाँ पे जब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कोई इंटरेस्ट एक्वायर कर लेती है फाइनेंशियल एसेट के अंदर, तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जगह कौन ले लेता है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ले लेती है। नेक्स्ट इज नोटिस टू ऑब्लाइजर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। तो अब जब एक फाइनेंशियल एसेट ट्रांसफर हो जाता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो क्या ऑब्लाइजर को बताना मैंडेटरी है? तो मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है। तो मान लो मेरा लोन अकाउंट है, वो बैंक ने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, मैं ऑब्लाइजर हूं, क्या मुझे बताना जरूरी है बैंक के लिए कि आपका हमने लोन अकाउंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है? तो नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बैंक की मर्जी है, बताना चाहे तो बताए, नहीं तो कहीं पे भी कंपल्शन नहीं है। अगर ऑब्लाइजर एक कंपनी है कि लोन अकाउंट मान लो कंपनी का है और वो जो लोन दिया गया है जब बैंक के द्वारा उस कंपनी को, तो कंपनी ने अपने कुछ एसेट्स गिरवी रखी होंगी जिसके बदले में बैंक ने लोन दिया होगा। और जब भी कंपनी अपनी कोई एसेट्स गिरवी रख के लोन लेती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर उस कंपनी का लोन एसेट किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर हो गया है, तो क्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना है? नहीं, ना ही कंपनी को बताना कंपलसरी है, ना ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना जरूरी है यहाँ पे। लेकिन अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये डिसाइड करता है कि हम कंपनी को नोटिस दे रहे हैं, हम कंपनी को बता रहे हैं कि हमने ये ट्रांसफर कर दी है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, तो अगर कंपनी को बताया है फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी बताना पड़ेगा। अगर कंपनी को नहीं बताया तो आरओसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कंपनी को बता दिया तो फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भी नोटिफाई करना जरूरी हो जाता है। अब
जब नोटिस दिया जाता है ऑब्लाइजर कि अब तुम्हारा एसेट तो ट्रांसफर हो गया, तो अब वो जो ऑब्लाइजर है वो सीधा पेमेंट किसको करेगा? अब जो भी लोन्स की कुछ पेमेंट्स हैं फ्यूचर वाली, वो किसको कर देगा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को करेगा। अगर ऑब्लाइजर के पास नोटिस गया है कि आपका लोन हमने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, अब वो पेमेंट्स एआरसी को जाएंगी। लेकिन अगर मान लो ऑब्लाइजर को पता ही नहीं है कि अब वो जो फाइनेंशियल एसेट है एआरसी को ट्रांसफर होगी है, वो तो बैंक को ही पेमेंट करता रहेगा। तो यहाँ पे बैंक के पास जब वो पैसा आएगा, वो एज अ ट्रस्ट होल्ड करके रखेगा कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का बनता है। तो फिर बाद में वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो भी फंड्स या प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इशू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय एआरसी। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं? सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर देती हैं क्वालिफाइड बायर्स को, और उनके बदले में उन्हें फंड्स मिल जाते हैं। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें आरबीआई अलाउ करे, सिर्फ वही सिक्योरिटी रिसीट्स परचेज कर सकते हैं। आम जनता, जनरल पब्लिक जो है वो सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। तो मान लो सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करे एआरसी ने क्वालिफाइड बायर्स को, तो उसके लिए प्रॉपर उन्हें एक स्कीम फॉर्मुलेट करनी पड़ती है कि ये स्कीम है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसके तहत हम आपको सिक्योरिटी रिसीट्स बेच रहे हैं। तो अलग अलग जब एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करती है, बार बार इशू करती है, तो हर बार एक सेपरेट स्कीम उसके लिए बनाई जाती है। तो मान लो एक है स्कीम ए, पहले एआरसी ने सिक्योरिटी रिसीट्स बेचे तो उसकी प्रॉपर स्कीम बनी, और ये जो सिक्योरिटी रिसीट्स बेचे गए हैं ये दे आर बैक्ड बाय फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, दे आर बैक्ड बाय फाइनेंशियल एसेट्स। फिर दोबारा उन्होंने सिक्योरिटी रिसीट्स इशू किए स्कीम बी के तहत, वो भी दे आर बैक्ड बाय सम अदर फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये डिफरेंट रहेंगे, ये फाइनेंशियल एसेट सिर्फ इसी स्कीम से जुड़े रहेंगे, और जो स्कीम बी के फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो सिर्फ स्कीम बी से जुड़े रहेंगे। तो इनको सेपरेट रखा जाएगा। अब मान लो जब बैंक ने अपनी फाइनेंशियल एसेट्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दी, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने उसके बदले में सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर दी, किनको? क्वालिफाइड बायर्स को। कल मान लो कि ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उम्मीद थी ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कोई पैसा आएगा, तभी तो आगे सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर दी। अब क्वालिफाइड बायर्स क्या करते हैं? सिक्योरिटी रिसीट्स खरीद लेते हैं इस उम्मीद में कि हम आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर हमें 12-15 लाख रुपए वापस मिलेगा। और एआरसी ये पैसा लाता कहां से? इन फाइनेंशियल एसेट्स के थ्रू। मान लो कल इन फाइनेंशियल एसेट्स से कुछ पैसा रियलाइज ही नहीं हुआ, उनसे पैसा नहीं रियलाइज होगा फाइनेंशियल एसेट से, तो एआरसी आगे क्वालिफाइड बायर्स को कैसे पैसा देंगे उनका वापस? तो इस केस में अगर एआरसीज क्वालिफाइड बायर्स का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो जो हमारे क्वालिफाइड बायर्स हैं, जो 75% ऑफ द सिक्योरिटी रिसीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास ये राइट होगा कि वो मीटिंग कॉल करें कि मान लो अगर 1 करोड़ के सिक्योरिटी रिसीट्स इशू किए गए हैं, तो जिनके पास वैल्यू 75% वैल्यू होगी, वो मिलके एक मीटिंग कॉल कर लेंगे और ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को वो रेजोल्यूशन को मानना पड़ेगा। अब ये मीटिंग कैसे करी जाती है? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में, वैसे ही ये क्वालिफाइड बायर्स की भी मीटिंग होगी। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो स्कीम्स बनती हैं अलग अलग सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करने के लिए, वो ट्रस्ट की फॉर्म में सारा काम होता है। अब सरफेसी एक्ट में नहीं बोला है कि ट्रस्ट के फॉर्म में काम करो, लेकिन स्कीम्स का लीगल इफेक्ट तो यही होता है ना कि वो ट्रस्ट की तरह काम करते हैं। तो एक तरीके से जो ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं, ये बेनिफिशियरीज की तरह काम करते हैं, और जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो ट्रस्टी की तरह काम करती है। और आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी हैं सिक्योरिटाइजेशन को लेके, वो भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि ये ट्रस्ट की तरह काम करेगा। तो अब ये ट्रस्ट अरेंजमेंट का फायदा क्या होता है? मान लो कल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो लिक्विडेट हो जाती है। जब कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, तो कंपनी की जितनी भी एसेट्स होती हैं उन्हें बेचा जाता है, और बेच के जो पैसा आता है वो सारे क्रेडिटर्स को दिया जाता है। इस केस में जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी, तो जो ये स्कीम्स वाला पैसा है ना, वो तो ट्रस्ट की फॉर्म में, वो सिर्फ क्वालिफाइड बायर्स का ही रहेगा। उस पे बाकी कोई क्रेडिटर्स आके हक नहीं जता सकते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट का पैसा माना जाएगा कि इस स्कीम का ट्रस्ट है, स्कीम बी का ट्रस्ट का पैसा है, स्कीम ए का ट्रस्ट का पैसा है, और बेनिफिशियरीज कौन है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जो स्कीम का पैसा है, फाइनेंशियल एसेट्स
के बदले में जो सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करी गई हैं जिन क्वालिफाइड बायर्स को, उन्हीं को पैसा मिलेगा। वो पैसा जो है स्कीम्स वाला, सिक्योरिटी रिसीट्स वाला, सिर्फ बेनिफिशियरीज के लिए है। बेनिफिशियरीज कौन है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ट्रस्ट बनाने का ये फायदा हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टेड बेनिफिशियरीज अंडर द ट्रस्ट रिसीव द फंड्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस एंड डिस्टिंक्टली। कि मान लो सिक्योरिटी रिसीट्स जो है वो बेच के 100 करोड़ आ गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास है। 100 करोड़ ना ट्रस्ट की फॉर्म में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास रहेगा। कल अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का दिवालिया निकल गया, ये 100 करोड़ पे किसका हक है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। नेक्स्ट इज एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स आती हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास और उसके बदले में सिक्योरिटी रिसीट्स इशू कर देती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्वालिफाइड बायर्स को। तो अब ये जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं ना, इन पे अनडिवाइडेड इंटरेस्ट किसका होता है? उन बायर्स का जिन्होंने इन्वेस्ट किया है सिक्योरिटी रिसीट्स के अंदर। तो अनडिवाइडेड उनका इंटरेस्ट है इन फाइनेंशियल एसेट्स में, तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो जब सिक्योरिटी रिसीट्स इशू होती हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना। लेकिन अगर कहीं पे भी इन्वॉल्व है इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट होगा, कुछ असाइनमेंट होगी, कोई राइट या टाइटल इन्वॉल्व है रिगार्डिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहीं पे भी, वहां पे फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करने पे अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन का भी काम करती है, तो मल्टीपल चीजें कर सकती है। देखो, अब लोन्स जो हैं बैंक किसको ट्रांसफर कर रहा है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो कई बार तो होता है कि लोन में कुछ चेंजेस कर दी जाए, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी जाए, या जिस कंपनी ने लोन दिया है उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो वहां पे कुछ चेंजेस कर दिए जाए। तो ये सारे रिकंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हैं। तो क्या क्या कर सकती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? जो बोरोअर है जिसने लोन लिया था उसके मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या मैनेजमेंट में चेंजेस कर सकती है या मैनेजमेंट में टेक ओवर कर सकती है। बोरोअर का जो बिजनेस है उसका कोई पार्ट सेल भी कर सकती है, लीज भी कर सकती है, क्योंकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो पैसा वसूलना है। तो वो मान लो जियो कंपनी है, जियो कंपनी ने लोन नहीं वापस किया, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जियो के बिजनेस का कोई पार्ट सेल भी कर सकती है, लीज भी कर सकती है, डेट पेमेंट को रीशेड्यूल कर सकती है। ऐसे बोल सकती है कि अब 7 साल नहीं, आप 10 साल में हमें पैसा वापस कर देना, हम जो प्लान है वो चेंज कर देते हैं। हो सकता है कि अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स करें, जो जियो कंपनी की एसेट्स है उन्हें एक्वायर कर लिया जाए, पोजेस कर लिया जाए, उनको सेल कर दिया जाए, ये भी पॉसिबल है। जियो कंपनी अगर अपना ड्यूज पे कर देती है तो फिर अकाउंट सेटल भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जियो कंपनी ने 50 करोड़ का लोन लिया था जो वो वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब क्या करेगी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? ये 50 करोड़ की डेट को 50 करोड़ के शेयर्स में कन्वर्ट कर लेगी कि अब से हमारे आपकी कंपनी में ये डेट नहीं मानी जाएगी 50 करोड़ की, अब हमारे पास आपकी कंपनी का 50 करोड़ का शेयर है। अब हमने ये डिस्कस किया कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकती हैं, उसमें चेंजेस ला सकती हैं। अब इस रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं, क्या फीस चार्ज की जाएगी, वो सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। तो इस रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज या डायरेक्शंस है वो आरबीआई डिसाइड करता है। अब ये जब पावर एक्सरसाइज करेगी एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजमेंट में, जब वो इंटरफेयर करते हैं बोरोवर के, तो अंडर सरफेसी एक्ट उनके पास पावर है, लेकिन बाकी के जो कोई भी और लॉज हैं उनसे क्लैश नहीं करना चाहिए ये प्रोविजन। और जो लोन अग्रीमेंट्स होते हैं बोरोवर के बैंक्स के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनको ओवरराइड नहीं करना है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस लाना चाहती है, बोरोवर के कुछ टेक ओवर करना चाहती है, तो उस कंपनी के जो भी लोन अग्रीमेंट्स होंगे बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, उनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ओवरराइड नहीं कर सकती है। ये वाला जो प्रोविजन है ओवरराइड नहीं कर सकता है। और अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जब मैनेजमेंट टेक ओवर करती है तो उसके अगेंस्ट कोई भी सिविल अपील नहीं की जा सकती है। और सरफेसी एक्ट ये नहीं बताता है कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा या क्या रीजन या ग्राउंड्स हो सकते हैं कि जब एक्शन लिया जाएगा मैनेजमेंट टेक ओवर करने का। लेकिन
कभी भी ये वाला प्रोविजन यूज करने के लिए किसी भी और एक्ट को या कॉन्ट्रैक्ट को ओवरराइड नहीं करना है। अब देखो, ऐसा कुछ सरफेसी एक्ट में मैंडेटरी नहीं है कि बोरवर को नोटिस देना है कि हम तुम्हारा मैनेजमेंट टेक ओवर कर रहे हैं। ऐसा कहीं पे प्रोविजन नहीं है सरफेसी एक्ट के अंदर कि मैंडेटरी है कि पहले नोटिस दो, टाइम दो उन्हें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग रूलिंग्स में ये बोला है कि जब भी आप ये डिसीजन लेने वाले हो कि चलो हम मैनेजमेंट टेक ओवर करेंगे एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, आप एक डिसीजन लेने से पहले हियरिंग का मौका जरूर दो बोरवर को। अब अगर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फोर्सेबल पोजेशन करती है एसेट्स की, तो वो सिर्फ सिक्योर्ड एसेट्स की कर सकती है। मान लो किसी ने लोन लेने के लिए अपने कुछ एसेट्स को गिरवी रखा था और अब ये लोन में वो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास वो लोन ट्रांसफर हो चुका है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो सिर्फ सिक्योर्ड एसेट्स है जिन्हें गिरवी रखा गया था, सिर्फ उनकी फोर्सेबल पोजेशन ले सकता है। और ये सब कुछ एज पर लोन अग्रीमेंट होना चाहिए। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, उनके जो डायरेक्टर्स के शेयर्स होते हैं ना कंपनी में, उन्हें प्लेज कर देते हैं, उन्हें गिरवी रख देते हैं लोन लेने के लिए। उस टाइम पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी डिफॉल्ट के टाइम पे अगर मैनेजमेंट टेक ओवर करना चाहती है, बिजनेस को सेल करना चाहती है, तो वो ऐसे डायरेक्टर्स के शेयर्स जो गिरवी रखे गए थे उन्हें सेल कर सकती है एज पर द लोन अग्रीमेंट, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब सरफेसी एक्ट शेयर्स की प्लेज और शेयर्स की प्लेज को इन्फोर्स करने के बारे में बात नहीं करते हैं। जहां पे शेयर्स की बात आती है वहां पे सेबी आता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ट्रांसफर करने हैं ये शेयर्स या सेल करनी है ये प्लेज किए हुए शेयर्स, तो सेबी के रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, जो एप्लीकेबल लॉज हैं शेयर्स के रिगार्डिंग उन्हें मानना पड़ेगा। अब जो भी एक्विजिशन पावर्स हैं सरफेसी एक्ट के अंदर, कि आप ये एक्वायर कर लो बोरवर का या कोई और चीज एक्वायर कर लो, तो वहां पे आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उन्हें भी मानना पड़ता है। तो ओवरऑल सिर्फ सरफेसी एक्ट आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है, वहां पे आपको लोन अग्रीमेंट को भी देखना है, सरफेसी एक्ट को भी देखना है, आरबीआई की गाइडलाइंस को भी देखना है, शेयर्स इन्वॉल्व हैं तो सेबी को भी देखना है, और कुछ कुछ जगह पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को भी देख के तभी एक्शन लिया जा सकता है। नेक्स्ट इज अदर फंक्शंस ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हमने सिक्योरिटाइजेशन देख लिया कि वो कर सकते हैं, एसेट्स का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं एआरसीज, वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एजेंट्स की तरह काम कर सकते हैं। कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने उनको काम दे दिया कि आप ये पैसा बोरवर से रिकवर करो, हम आपको कोई लोन नहीं ट्रांसफर करें, कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये पैसा रिकवरी का काम करना है। तो फीस के बदले में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये काम करती हैं। अगर कहीं पे मैनेजर का काम करना है तो वो भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज करती हैं। एज अ रिसीवर भी काम करती हैं, अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल उन्हें रिसीवर बना दे। कई बार एसेट्स की मैनेजमेंट में रिसीवर, एज अ रिसीवर किसी को अपॉइंट करना पड़ता है कि आप ये एसेट्स को मैनेज करो, तो रिसीवर एसेट्स को मैनेज करते होते हैं। कोर्ट या ट्रिब्यूनल बोल सकते हैं कि ये पर्सन है, अब से ये पर्सन का अपने बिजनेस की एसेट्स पे हक नहीं रहेगा, उस पर्सन के अगेंस्ट कोई केस चल रहा होगा, तो कोर्ट क्या करते होते हैं, मैनेजर्स असाइन कर सकते हैं कि अब ये पर्सन खुद से अपना काम नहीं मैनेज करेगा, एसेट्स नहीं मैनेज करेगा, जब तक केस चल रहा है रिसीवर मैनेज करेगा। तो रिसीवर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बन सकती हैं। लेकिन कभी भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज मैनेजर्स नहीं बनते अगर उनके मैनेजर बनने पे उन पे कोई पेक्यूनरी लाइबिलिटी या मॉनेटरी लाइबिलिटी अगर लग सकती है, कि अगर हम मैनेजर बनते हैं तो हम पे लाइबिलिटी बनेगी, कोई हमें फाइन पे करना पड़ सकता है, तो वो फिर मैनेजर्स नहीं बनते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जब एक बार सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बन जाता है, तो उन्हें फिर कोई भी और बिजनेस करना अलाउड नहीं है विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। तो वो सिक्योरिटाइजेशन का काम कर सकते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, जिनके लिए उन्हें सर्टिफिकेट मिला है। कोई और काम करना है तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मान लो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जब सर्टिफिकेट मिला, हो सकता है उससे पहले भी कोई और काम भी कर रहे हो, सिक्योरिटाइजेशन या एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अलावा भी कोई काम कर रहे हो, तो जैसे ही ये एक्ट आया था, सरफेसी एक्ट आया था, तो उसके अंदर ये प्रोविजन थी कि 1 साल के अंदर अंदर सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा जो आपके दूसरे काम हैं वो आपको बंद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या जो क्वालिफाइड बायर्स हैं जो सिक्योरिटी रिसीट्स खरीदते हैं,
उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन या नॉन पेमेंट का, इंटरेस्ट का, कोई भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के थ्रू सॉल्व होता है, कंसिलिएशन या आर्बिट्रेशन के थ्रू। तो आर्बिट्रेशन में क्या होगा, किसी थर्ड पार्टी के पास आपका डिस्प्यूट जाएगा जो सेटल करेंगे, और कंसिलिएशन में आपसी बातचीत के थ्रू आपके बीच में कंसिलिएटेड डिस्प्यूट को सेटल करवाने की कोशिश करेगा। और ये प्रोविजन दोनों पार्टीज को इस तरीके से ट्रीट करती है जैसे आपने रिटन कंसेंट दिया हो, जैसे दोनों पार्टीज ने रिटन कंसेंट दिया हो कि हमारा आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के थ्रू डिस्प्यूट सॉल्व करवाओ। तो इसमें प्रोविजन यह है कि हो ही आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के थ्रू सकता है डिस्प्यूट सेटल। अब अगर डिस्प्यूट में बोरोअर इन्वॉल्व है, वहां पे ये मैंडेटरी आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एआरसी है, वहां पे आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन होगा। अगर बीच में डिस्प्यूट बोरोअर के अगेंस्ट है या बोरोअर के द्वारा है, तो वहां पे ये मैंडेटरी आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का प्रोविजन लागू नहीं होता है। नेक्स्ट इज पावर्स अवेलेबल विद दी आरबीआई। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के रिलेटेड जो मैटर्स हैं, उनकी पॉलिसीज जो हैं, डायरेक्शंस हैं, वो आरबीआई तय करता है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगी, बैड डेट्स के लिए कितनी प्रोविजन मेंटेन करनी है, कितना कैपिटल मेंटेन करना है, इनकम कब रिकॉग्नाइज करना है, सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे सकता है आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को, या कोई क्लास ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कोई टाइप्स ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, या फिर इंडिविजुअल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी डायरेक्शंस जारी की जा सकती हैं कि एआरसीज कौन से टाइप की फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं, एक्वायर कर सकती हैं, उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, मैक्सिमम क्या वैल्यू हो सकती है फाइनेंशियल एसेट्स की जो एआरसीज एक्वायर करती हैं, क्या एआरसीज फीस चार्ज करेंगी, कितनी करेंगी एसेट्स मैनेज करने के लिए, और जो सिक्योरिटी रिसीट्स इशू होती हैं क्वालिफाइड बायर्स को, उनकी क्या कंडीशंस होंगी, ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होगा, ये सब कुछ आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई चाहे तो कोई भी स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकता है एआरसी से। अगर आरबीआई को ऑडिट या इंस्पेक्शन पे लगता है कि जो एआरसी का बिजनेस है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जो सिक्योरिटी रिसीट्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो आरबीआई कुछ एक्शंस ले सकता है, जैसे कि एआरसी के चेयरमैन को रिमूव करना, डायरेक्टर को रिमूव करना, या फिर एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना ऑन द बोर्ड ऑफ एआरसी। आरबीआई चाहे तो किसी ऑफिसर को एज एन ऑब्जर्वर भी अपॉइंट कर सकते हैं कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम को, जो एआरसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसकी वर्किंग को आप ऑब्जर्व करोगे। अब जब भी चेयरमैन या डायरेक्टर को आरबीआई रिमूव करता है तो उन्हें अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड जरूर दिया जाता है बिफोर ऑर्डरिंग देयर रिमूव। अब आरबीआई को जब भी इंस्पेक्शन करना है, ऑडिट करना है, तो आरबीआई किसी भी डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय से जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा तो उन ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को वो इंफॉर्मेशन विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम आरबीआई को देना है, नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। सरफेसी एक्ट अलाउ करता है कि बिना कोर्ट जाए बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करते हैं। तो देखो, डेटर है वो लोन लेता है क्रेडिटर से, लीगल एग्रीमेंट करते हैं, और डेटर कुछ ना कुछ कोलेटरल रखता है अपना, जिसके बदले में उसे लोन मिलता है। तो जब वो पर्सन कोलेटरल रखता है बैंक के पास, तो फिर बैंक का सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस कोलेटरल में। तो पहले क्या होता था, पहले बैंक वाले कोर्ट जाते थे, इतना लंबा तामझाम होता था, लेकिन अब सरफेसी एक्ट आने के बाद सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, कोई भी मॉर्टगेज है, कुछ भी है, पहले कोर्ट जाओ और फिर लंबा चक्कर पड़ता था और बहुत लेट बैंक वालों के पैसे रिकवर होते थे। लेकिन अब इस प्रोविजन के कारण, जो सरफेसी एक्ट में प्रोविजंस हैं, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को सुपरसीड करती हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो बोलता है कि कोर्ट इंटरवेंशन जरूरी है, लेकिन सरफेसी एक्ट ने अब बोल दिया है कि नहीं, चाहे इंग्लिश मॉर्टगेज हो, कोई मॉर्टगेज हो, आपको कहीं कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर सकते हैं। तो बोरवर को 60 दिन का नोटिस दिया जाता है। आप नोटिस मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर अपनी लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज कर दो। ये आपका इतना ड्यूज रहता है, इतने इंटरेस्ट, इतने चार्जेस आप हमें पे कर दो। नहीं पे करोगे तो हम अपना जो एसेट है जो आपने हमारे पास गिरवी रखी है, हम उस पर अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्स कर देंगे।
अब जो नोटिस बैंक भेजता है बोरवर को, उसमें क्या डिटेल्स होनी चाहिए, स्पेसिफिक क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ये सरफेसी एक्ट ने नहीं बताया है, लेकिन सही रहता है, एडवाइजेबल है कि डिफॉल्ट की डिटेल्स, कितना टाइम से ओवरड्यू है, एनपीए कब बना, कौन सी सिक्योरिटीज इन्वॉल्व हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और क्या पेनल्टी प्रोविजंस हो, सब कुछ नोटिस में ऐड करना चाहिए। अब एक्ट ने ये नहीं बोला है कि बोरवर को रिप्लाई करना है या रिप्लाई करना कंपलसरी है। बोरवर चाहे तो रिप्लाई कर सकता है नोटिस का, रिप्रेजेंटेशन भेज सकता है, और यहाँ पे जब भी बोरवर कोई ऑब्जेक्शन रेज करे नोटिस पे, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को उसका जवाब देना चाहिए है विद इन 15 डेज। कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई बोरर नोटिस आने पे कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो 15 दिन में उसको रिप्लाई कर दो कि क्यों आपने जो ऑब्जेक्शन रेज किया है हम उसे क्यों नहीं मान रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे बोरवर के पास कोई राइट नहीं आ जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जाने का या फिर सिविल कोर्ट में जाके अपील करने का कि मैंने नोटिस का जवाब दिया और बैंक वालों ने मेरी ऑब्जेक्शन नहीं मानी। नहीं, बैंक जवाब दे देगा अपनी तरफ से, लेकिन बोरवर के पास डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या सिविल कोर्ट जाने का कोई भी राइट नहीं होगा। Now the secured creditor has a right to take possession of the secured assets. तो जो बैंक है एसेट्स को ट्रांसफर कर सकता है, लीज कर सकता है, असाइन कर सकता है, सेल कर सकता है। उन्हें अपना डेट का पैसा वसूलना है तो वो क्या करेंगे, बोरवर ने जो एसेट्स गिरवी रखी हैं उन्हें लीज पे दे दें, असाइन कर दें, सेल कर दें, ये उनके पास राइट है। इवन एक मैनेजर भी अपॉइंट किया जा सकता है एसेट्स को मैनेज करने के लिए। तो बोरवर कई बार अगर फेल हो जाता है तो उसे नोटिस सर्व किया जाता है कि आप पैसे पे करो, लेकिन बोरवर नहीं पे कर रहा, तो फिर बैंक उसकी मैनेजमेंट को भी टेक ओवर कर सकता है। थर्ड पार्टीज को नोटिस भेजा जा सकता है कि आपने जो बोरवर को पैसा देना है आप हमें दोगे। हो सकता है ना कि जियो कंपनी ने बैंक से लोन लिया और जियो ने डिफॉल्ट कर दिया, तो जिन जिन लोगों ने जियो को पैसे देने वाले पड़े थे, कोई किसी ने जियो से पहले लोन ले रखा हो, तो बैंक बोल सकता है कि आप वो अब पेमेंट हमें करोगे। एंड जब भी बैंक, जिसे हम सिक्योर्ड क्रेडिटर बोलेंगे, अगर वो कोई भी एसेट्स ट्रांसफर कर देता है बोरवर की, मान लो जियो की कोई बिल्डिंग थी, वो बैंक ने टेक ओवर करके बेच दी, तो बैंक के पास वो सारे हक होंगे उसे बेचने के जो एक ओरिजिनल ओनर ऑफ द एसेट के होते हैं, तो वो उसी हक से उन एसेट्स को बेचेगा अपने डेट अमाउंट को रिकवर करने के लिए। अब हमने ये देखा कि जियो कंपनी की बिल्डिंग बेच दी बैंक ने। अब बिल्डिंग बेच के पैसा आया होगा, अब वो पैसे यूटिलाइज कैसे होंगे, सबसे पहले बैंक का अगर कोई कॉस्ट पड़ा है, चार्जेस पड़े हैं, एक्सपेंसेस पड़े हैं उस बिल्डिंग को प्रिजर्व करने में, मेंटेन करने में, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ा, पहले तो बैंक वो रिकवर करेगा। उसके बाद अपना प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, कोई भी और अमाउंट जो ओ करता है जियो बैंक को, उस तरफ जाएगा। अब ये सब पूरा करने के बाद भी बैंक के पास अगर पैसे बचते हैं तो जिसका राइट है उन पैसे पे, उन्हें दे दिए जाएंगे वो पैसे। अब ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो हक होता है सिक्योरिटीज पे, वो पहले होता है। यानी कि अगर वो बिल्डिंग बैंक के पास गिरवी रखी गई थी तो बैंक का पहले हक बनेगा बिल्डिंग को बेच के जो पैसा आएगा उस पे, बाकी सारे क्रेडिटर्स का बाद में हक होगा। इवन अगर जियो ने गवर्नमेंट की कोई डेट देनी है, कोई रेवेन्यू देना है, टैक्स देना है, वो सब क्लेम बाद में होंगे, पहले बैंक का क्लेम होगा। तो पहले बैंक अपने पैसे पूरे करेगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा बाकियों का क्लेम उसके बाद में आएगा। अब एक सिचुएशन ये भी हो सकता है कि जियो कंपनी को नोटिस भेजा गया, जियो ने उस टाइम तो पैसे नहीं पे दिए, लेकिन अब बैंक ने डिसाइड कर लिया कि हम जियो की बिल्डिंग सेल करने वाले हैं, लेकिन अभी सेल हुई नहीं है, उससे पहले ही जियो ने सारे कॉस्ट, चार्जेस, एक्सपेंसेस सब कुछ पे कर दिया, जो इंटरेस्ट था, प्रिंसिपल था, सब कुछ पे कर दिया। तो अब सिक्योर्ड क्रेडिटर जो बैंक है सेल नहीं कर सकता बिल्डिंग को, जो सिक्योर्ड एसेट है, ना ही उसे सेल कर सकता है, ना ही उसे ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि जियो ने सारे पैसे पे कर दिए। अब कई बार क्या होता है, जो फाइनेंसिंग होती है ना, कंसोर्टियम फाइनेंसिंग होती है, कि जियो को मान लो 100 करोड़ चाहिए थे लोन में, तो एक बैंक ने नहीं दिए, एक बैंक ने मान लो तो 30 करोड़ दिए, दूसरे बैंक ने भी 30 करोड़ दिए, एक बैंक ने 40 करोड़ दिए। तो इस केस में जियो ने डिफॉल्ट कर दिया 100 करोड़ के लोन का। तो क्या इनमें से ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक कोई भी एसेट को टेक ओवर कर लेगा? नहीं, कोई सिंगल क्रेडिटर अपनी मर्जी से सिक्योर्ड एसेट की पोजीशन नहीं ले सकता है। जो भी इस लोन का 60% रिप्रेजेंट करने वाले क्रेडिटर्स हैं, उनके कंसेंट से ही जो क्रेडिटर है, इनमें से कोई भी एक क्रेडिटर पोजेशन लेगा एसेट की। तो मान लो अगर ए और बी एक तरफ हो जाए, ये कितने हो गए?
ये फाइनेंस का कितना परसेंट रिप्रेजेंट करते हैं? 100 करोड़ का 60%, दैट इज 60 करोड़ रुपीस। ये अगर अपना कंसेंट देंगे, अग्री करेंगे, तभी फिर एक कोई क्रेडिटर जो है वो पोजेशन को अपने पास ले लेगा और सेल करना है, जैसे भी करना है वो डिसाइड होगा। और 60% ने जो डिसाइड कर लिया वो बाकी के 40% को भी मानना पड़ेगा। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जिस कंपनी ने लोन लिया था, लोन में कर दिया डिफॉल्ट, और वो कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तो जितना क्लेम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का होगा उतने ही लेवल का क्लेम वर्कमैन का भी होगा। सो वर्कमैन होल्ड अ पारी पासू चार्ज विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो यानी कि अगर सब कुछ बेच के 50 करोड़ आते हैं, तो 50 करोड़ पे अगर फर्स्ट क्लेम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का है तो वर्कमैन का भी है, दोनों का क्लेम जो है वो इक्वली माना जाएगा। तो एसेट्स को बेच के कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है, तो एसेट्स बेच के पैसा जाएगा पहले लिक्विडेटर के पास। अब लिक्विडेटर डिसाइड करेगा कि बैंक को कितना मिलना है, वर्कमैन को कितना मिलना है, प्रायोरिटी कैसे होगी। अब मान लो हो सकता है कि वर्कमैन की तरफ कितना पैसा बनता है, कंपनी ने वर्कमैन जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको कितना पैसा देना बनता था, ये अभी एग्जैक्ट फिगर डिसाइड नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे लिक्विडेटर एक एस्टिमेटेड अमाउंट वर्कमैन को दे देगा, और जितना सिक्योर्ड क्रेडिटर का बनता है उतना उनको दे देगा। बाद में एग्जैक्ट अमाउंट जब कैलकुलेट हो जाए तो एग्जैक्ट अमाउंट का सेटलमेंट हो जाएगा। अब मान लो कि बैंक ने सारी एसेट्स बेच दी, फिर भी उनके पैसे नहीं पूरे हो रहे, कि 100 करोड़ का लोन था जियो का, सब कुछ बेच के भी 90 करोड़ ही वसूले गए हैं, बाकी के 10 करोड़ का क्या होगा? तो यहाँ पे क्रेडिटर के पास ऑप्शन है, वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं, या फिर कोई जो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट है वहां पे जाके सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है यानी कि जो बैंक है, वो सिक्योरिटी मल्टीपल तरीके से होल्ड कर सकता है। एक तो मूवेबल एसेट किसी ने प्लेज कर दी, बोरोवर ने अपनी मूवेबल एसेट प्लेज कर दी कि अगर मैं लोन नहीं पे करूंगा तो आप ये एसेट बेच देना। एक होता है कि वो किसी थर्ड पार्टी से गारंटी दिलवा दे, कि वो गारंटर बोलेगा कि अगर ये नहीं पे करता तो मैं पे कर दूंगा, तो प्लेज हो सकता है। प्लेज में क्या होगा, अगर आप नहीं पे करोगे तो बैंक आपके गुड्स को सेल कर देगा, या फिर आप नहीं पे करोगे तो जिसने गारंटी दी है उसे पे करना पड़ेगा। कई बार गारंटर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी दे देता है कि अगर ये पर्सन नहीं लोन पे करता तो आप मेरी ये प्रॉपर्टी सेल कर सकते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जिनसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक बैंक का क्रिएट होता है। अब जो भी एसेट्स के ऊपर राइट है बैंक्स के, अब बैंक तो खुद चल के नहीं आएगा, उनकी तरफ से अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए कोई ऑफिसर होने चाहिए। अब जो भी राइट्स हैं, टेक ओवर करना है, बेचना है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है, तो वो राइट्स कौन एक्सरसाइज करता है? एक या एक से ज्यादा ऑथराइज्ड ऑफिसर होते हैं बैंक के। एंड कौन से ऑफिसर्स होते हैं? जो चीफ मैनेजर की पोजीशन पे हो या इक्वलेंट पोजीशन के जो ऑफिसर्स हैं वो इन राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जैसे चीफ मैनेजर्स होते हैं, वैसे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सेम लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार क्रेडिटर को अगर बैंक का नोटिस आ जाता है, तो फिर जो बोरोवर है वो सिक्योर्ड एसेट, जो एसेट्स को गिरवी रखा है, जिन पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकता है बिना बैंक की रिटर्न कंसेंट के। अगर बोरोवर सरफेसी एक्ट की प्रोविजंस को नहीं मानता है तो उस पर पेनल्टी भी लग सकती है, और 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि पेनल्टी भी लग जाए और 1 साल तक की सजा भी हो जाए। नेक्स्ट इज अडेयरेंस टू टेक्निकलिटीज। तो जो प्रोसेस होता है पोजेशन का, सिक्योर्ड एसेट को जब बैंक अपनी पोजेशन में लेता है तो इन्वेंट्री लेता है कि ये सामान है जो हम सेल करने वाले हैं, और एक पर्सन को एंट्रस्ट कर दिया जाता है कि सेल तक तुमने इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है। केयर और प्रिजर्वेशन के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो लिए जाते हैं। हो सकता है प्रॉपर्टी को इंश्योर करवाना जरूरी हो तो इंश्योरेंस करवाई जाती है। कई बार प्रॉपर्टी जो गिरवी रखी होती है उसका नेचर ऐसा होता है कि वो डिकेइंग नेचर की होती है, कि अगर हम डिले करेंगे सेल करने में तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो इमीडिएट सेल करना भी अलाउ होता है। नोटिस ऑफ पोजेशन बोरोवर को भेज दिया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी का पोजेशन हमारे पास है, और जो प्रॉपर्टी होती है ना उसके बाहर भी नोटिस लगा दिया जाता है कि नाउ दिस प्रॉपर्टी इज अंडर द पोजेशन ऑफ बैंक अंडर द सरफेसी एक्ट। अब एक ऑथराइज्ड ऑफिसर जो इन्वॉल्व होता है वो वैल्यूएशन लेता है सेल करने से पहले प्रॉपर्टी की, कि इसका क्या वैल्यूएशन है, और एक रिजर्व प्राइस फिक्स हो जाता है। बैंक के साथ डिस्कस करता है ऑथराइज्ड ऑफिसर कि हम मिनिमम इतना प्राइस रखेंगे, और परमिसिबल मेथड से फिर उस प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है।
अब जो सेल का नोटिस है कि हम सेल करने वाले हैं, ये 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, जिसमें से एक लोकल जो वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें पब्लिश होना चाहिए नोटिस, और सेल से 30 दिन पहले बोरोवर को भी नोटिस मिलना चाहिए कि हम सेल करने वाले हैं, और सेल के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी न्यूज़पेपर में पब्लिश होने चाहिए। अब मान लो कि प्रॉपर्टी सेल होने के लिए जाती है, तो अब ऑफर जो आ रहे हैं वो रिजर्व प्राइस से कम है। आपने रिजर्व प्राइस रखा था कि मिनिमम हम 5 करोड़ में बेचेंगे, प्रॉपर्टी बिक रही है 4.5 करोड़ में, तो क्या रिजर्व प्राइस से कम में प्रॉपर्टी को सेल किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, अगर बोरोवर और क्रेडिटर दोनों अपना कंसेंट दे दें, कि बैंक ने और बोरोवर ने दोनों ने अपना कंसेंट दे दिया। तो जैसे ही किसी ने ऑफर दिया कि मैं ये खरीद रहा हूँ, आपने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, एज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम आपको प्रॉपर्टी 4.5 करोड़ में बेच रहे हैं, तो परचेजर को सेम डे या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे 25% ऑफ द ऑफर प्राइस जमा करवाना पड़ता है। इवन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम्बरेंसेस हैं, कोई खर्चे अटैच्ड हैं उसके साथ जो पुराने पेंडिंग है पे करने वाले, वो भी परचेजर ही पे करेगा। तो परचेजर ऑथराइज्ड ऑफिसर को दे देगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर कंसर्न्ड पार्टीज को जो भी पेमेंट देने वाली पड़ी है प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, और उन्हें नोटिफाई कर देगा कि आपकी पेमेंट होगी। अब सब कुछ क्लियर है इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। ऑथराइज्ड ऑफिसर सेल सर्टिफिकेट भी इशू करता है, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो फिर स्टैंपिंग का भी रिक्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट हम ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर खुद ही परचेजर बन जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मैंने अपना घर गिरवी रखा बैंक से लोन लेने के लिए, मैंने लोन में डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या बैंक उस प्रॉपर्टी को बेचने की बजाय खुद उसे परचेज कर सकता है? तो ये अलाउड है अंडर द सरफेसी एक्ट। मान लो कि सेल नहीं हो रही है क्योंकि रिजर्व प्राइस ज्यादा है और जो बिड्स आ रही है वो कम की है, जिसके कारण पोस्टपोन करना पड़ा है सेल को। तो इस केस में जो ऑफिसर है ऑन द बिहाफ ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि वो खुद से बिड करें प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, और उन्हें प्रॉपर्टी परचेज करना अलाउ किया जा सकता है। अब अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर ने परचेज कर लिया इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो अब मान लो लोन कितने का था? 1 करोड़ का था, और प्रॉपर्टी कितने की बिक गई? 95 लाख की परचेज कर ली। तो यानी कि अब बैंक के प्रति मुझे कितना 1 करोड़ देना था, तो 95 लाख रुपीस अब एडजस्ट हो गया। बैंक ने 95 लाख में खरीद ली, तो वो एक्चुअली पैसे नहीं देंगे, जो लोन का अमाउंट होगा 1 करोड़ का उसी में अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। मेरी देनदारी बैंक के प्रति कितनी रह जाएगी? 5 लाख रुपीस। ऐसा भी हो सकता है कि लोन 90 लाख का था और प्रॉपर्टी 95 लाख में बिक गई, तो 5 लाख मुझे वापस आ जाएंगे, 90 लाख जो है मेरे लोन अमाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात याद रखना जरूरी है कि ये जो सरफेसी एक्ट के प्रोविजंस हैं, दे हैव टू वर्क विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो सेक्शन 9 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो बैंक्स पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि वो एक पर्टिकुलर लेवल तक ही इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही बैंक कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। अगर उन्होंने बोला है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, मान लो उसमें लिखा है कि 5% ऑफ योर नेटवर्थ से ज्यादा आप इमूवेबल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते, तो उन्हें इस प्रोविजन को ध्यान में रख के ही इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है। कई बार जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें सिक्योर्ड एसेट की पोजीशन लेने के लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या डीएम की असिस्टेंस की जरूरत होती है। तो वो जुडिशियल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी हेल्प करिए सिक्योर्ड एसेट को या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की पोजीशन लेने के लिए। तो वो रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेंगे किसको? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को या डीएम को, या जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर हो उसे रिटर्न रिक्वेस्ट भेजेंगे, और स्पेसिफाई करेंगे जुरिस्डिक्शन जहां पे एसेट लोकेटेड है। तो उस एरिया के डीएम को या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आप रिटर्न रिक्वेस्ट भेजोगे एज अ बैंकर। अब रिक्वेस्ट आने के बाद ऑफिसर पोजेशन लेंगे सिक्योर्ड एसेट की, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की, और सिक्योर्ड क्रेडिटर को प्रोवाइड कर देंगे। यानी कि अगर एसबीआई ने डीएम को रिक्वेस्ट भेजी, तो डीएम पोजेशन लेके प्रॉपर्टी की सिक्योर्ड क्रेडिटर को फॉरवर्ड कर देगा। अब ऑथराइज्ड ऑफिसर को जब रिक्वेस्ट आती है फॉर दी हेल्प इन टेकिंग द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, तो रिक्वेस्ट आने के 30 डेज के अंदर अंदर उन्हें ऑर्डर इशू करना होता है पोजेशन के लिए। अगर 30 दिन से ज्यादा का समय लग जाए तो
रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं कि क्यों एक्सटेंशन लिया गया है, 30 दिन से ज्यादा का समय क्यों लिया गया है। अगर जरूरत पड़े तो फोर्स भी यूज की जा सकती है पोजेशन लेने के लिए। और जो भी स्टेप जुडिशियल अथॉरिटीज, डीएम है, मजिस्ट्रेट है, जो भी स्टेप्स लेते हैं प्रॉपर्टी को अपनी पोजेशन में लेने के लिए, अगर गुड फेथ में लीगली वो स्टेप्स लेते हैं तो उन्हें लीगल इम्यूनिटी मिलती है, उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है ये सब स्टेप्स लेने के लिए। नेक्स्ट इज मैनर एंड इफेक्ट ऑफ टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट। तो कई बार बैंक्स या एआरसीज क्या करते हैं, मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं बिजनेसेस की जिन्होंने लोन में डिफॉल्ट किया होता है। तो अगर तो लोन लेने वाली कोई कंपनी है तो वहां पे बैंक अपना डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अगर कंपनी के अलावा दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जैसे कि पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, वहां पे बैंक अपने या एआरसीज अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट करते हैं। इसके लिए पब्लिकली नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो नोटिस जारी होने के बाद ये मान लिया जाता है कि जो उस बिजनेस के पुराने वाले जो भी ऑफिसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने अपना ऑफिस को वेकेट कर लिया है। उनके जो भी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट थे वो अब टर्मिनेट हो चुके हैं। तो अगर जियो ने लोन लिया था और अब उन्होंने डिफॉल्ट किया है, बैंक ने टेक ओवर कर लिया मैनेजमेंट को, तो बैंक अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। जियो के जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब जो भी डायरेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट होंगे वो बोरोवर के बिजनेस को मैनेज करेंगे, उनकी कस्टडी में हो जाएंगी सारी प्रॉपर्टीज जो भी बिजनेसेस की थी। तो अब जो भी बिजनेस है बोरोवर का, उसको डायरेक्शन देना, सुपरिटेंडेंस करना, कंट्रोल करना अब डायरेक्टर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथ में होता है। वो पावर्स को वैसे ही एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि बाकी के डायरेक्टर्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली बिजनेस में काम करते हैं। तो नॉर्मली जो एक कंपनी है वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करती है, डिसीजन मेकिंग की, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या कंपनी काम करेगी, ये एमओए और एओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी दिया जाता है। तो अगर बैंक के डायरेक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर भी बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं तो यही अज्यूम किया जाता है कि ये वैसे ही पावर एक्सरसाइज करेंगे जैसे कि नॉर्मली डायरेक्टर्स अकॉर्डिंग टू एमओए और एओए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज जब बोरोवर के बिजनेस का मैनेजमेंट बैंक के हाथ में आ जाता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर के हाथ में आ जाता है, तो उस टाइम पे जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो प्रोहिबिट हो जाते हैं किसी भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट करने में। नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर्स की से होती है कि किसको डायरेक्टर अपॉइंट करना है, लेकिन एक बार जब बैंक ने, क्रेडिटर ने टेक ओवर कर लिया तो फिर शेयर होल्डर्स किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। कोई भी रेजोल्यूशंस पास करने के लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है उस पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। मान लो क्रेडिटर यानी कि जो बैंक है उसको अपना सारा पैसा मिल गया, उनका डेट पूरा हो गया है, तब उनके ऊपर ही ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अब दोबारा से जिनका पहले बिजनेस था उन्हें रिस्टोर करना पड़ेगा। तो मान लो जियो ने सारा पैसा चुका दिया, तो अब बैंक क्या करेगा, अपने डायरेक्टर्स, अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा लेगा और पुराने जैसा बिजनेस चल रहा था उसे रीइंस्टेट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। मान लो कि जो बैंक है या जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उन्होंने बोरोवर कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया था। कैसे? अब जियो ने जब अपनी डेट नहीं पे करी तो बैंक ने क्या किया, अपनी डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। जियो ने बैंक के 100 करोड़ देने थे तो वो नहीं दे पा रहे, तो बैंक ने क्या किया, अब इस डेट को शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया कि अब हमारे पास तुम्हारी कंपनी के 100 करोड़ के शेयर्स हैं। तो 100 करोड़ के शेयर्स आने से हो सकता है कि बैंक को कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मिल गया अब उस कंपनी के अंदर, तो वो तो कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। तो फिर वहां पे उन्हें कंपनी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया है, बैंक का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया है जियो कंपनी में। तो वहां पे जरूरी नहीं है कि वो सारा बिजनेस छोड़ के चले जाएं और सब कुछ जियो को दे दे, नहीं, अब उनके पास भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अब उनके पास भी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो नेक्स्ट है नो कंपनसेशन टू डायरेक्टर्स फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। तो देखो जब बैंक आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा है या एआरसी आपका बिजनेस टेक ओवर कर रही है तो किसी भी एमडी को, डायरेक्टर को या जो भी मैनेजमेंट में पर्सन है उनका अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट प्रीमेच्योरली टर्मिनेट हो जाता है, उनका लॉस ऑफ ऑफिस होता है, तो क्या उन्हें कोई कंपनसेशन मिलनी चाहिए? तो नहीं, कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। हो सकता है कि दूसरे किसी लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि कंपनसेशन मिलनी चाहिए, तो उस केस में सरफेसी एक्ट ओवरराइड करेगा और डायरेक्टर्स को, एमडीज को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगी। हाँ, अगर डायरेक्टर्स या जो भी मैनेजिंग पर्सन है
उसने कोई पैसा रिकवर करना है बोरोवर से, मान लो जियो से उसके डायरेक्टर ने कोई पैसा रिकवर करना है, जैसे कोई सैलरीज अनपेड पड़ी हैं, कोई एक्सपेंसेस रिकवर करने हैं, कोई उन्होंने जियो को लोन दिया था वो रिकवर करना है, वो रिकवर करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, लेकिन लॉस ऑफ ऑफिस के लिए कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन अगेंस्ट मेजर्स टू रिकवर सिक्योर्ड डेट। मान लो बैंक ने, जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर है, या उसके किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर ने सिक्योर्ड एसेट का पोजेशन ले लिया, और बोरर को कोई इशू है या किसी और पर्सन को कोई इशू है, तो उनके पास राइट है कि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस या अग्रीव पर्संस के लिए अलग अलग फीस प्रिस्क्राइब्ड है, वो फीस पे करके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन 45 डेज का टाइम होता है, यानी कि जब बैंक एसेट की पोजेशन ले लेता है उसके 45 डेज के अंदर अंदर डीआरटी के पास एप्लीकेशन जानी चाहिए। अब कौन से डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल करोगे? जहां पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो पूरे तरीके से या पार्शली, जहां पे एसेट का लोकेशन हो, या जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोकेशन हो, वहां पे डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल हो सकती है। अब जब डीआरटी के पास एप्लीकेशन जाती है तो उसे देखना है कि जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर ने एक्शंस लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, क्या वो सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग है। अगर नहीं है तो फिर सारे मेजर्स को इनवैलिड करार किया जा सकता है। कोई पर्सन क्लेम कर सकता है कि मैं तो यहाँ पे टेनेंट हूँ, मेरे लीज राइट्स हैं सिक्योर्ड एसेट पे, इसे कैसे पोजेशन में ले लिया। तो डीआरटी ऐसे सारे क्लेम्स को चेक करता है कि क्या सच में पहले से लीज पे थी ये प्रॉपर्टी, क्या टेनेंसी है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि टेनेंसी बाद में क्रिएट की गई है जानबूझ के। सिक्योर्ड क्रेडिटर को रोकने के लिए कई बार बैंक पोजेशन ना ले ले, किसी ने जानबूझ के तो नहीं लीज पे दे दिया बाद में, या बाद में जानबूझ के तो नहीं टेनेंसी क्रिएट कर दी। तो ये सारी चीजें चेक की जाएंगी और उसके बाद डीआरटी एप्लीकेशन को डिस्पोज करता है अकॉर्डिंग टू द रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। आइडियली जो भी एप्लीकेशंस हैं उन्हें विद इन 16 डेज डिस्पोज ऑफ करना होता है। हो सकता है डिले हो जाए, 60 डेज से ज्यादा का समय लग जाए, तो डीआरटी सारी रीजंस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन इंक्रीज होके भी वो टाइम जो है एप्लीकेशन डिस्पोज करने का 4 मंथ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फाइलिंग के बाद भी 4 मंथ से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए एप्लीकेशन को डिस्पोज करने में। तो अगर किसी को अपील करनी है एपेलेट अथॉरिटी को, तो डीआरटी के ऑर्डर के लिए अपील करनी है तो विद इन 30 डेज डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। अब अपील फाइल करने के लिए अलग अलग टाइप की फीस है। बोरवर अगर एप्लीकेशन फाइल करता है अपील की तो अलग फीस होती है, अगर अपील किसी और को फाइल करनी है तो अलग फीस होती है, वो फीस पे करके आप अपील कर सकते हो। और यहाँ पे भी 50% ऑफ द अमाउंट पे करने के बाद ही अपील हो सकती है। तो मान लो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने मुझे बोला, बैंक गया था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करने के लिए, एक तो फीस पे करनी पड़ती है, बोरोवर के लिए अलग फीस होती है, बोरोवर के अलावा कोई अपील करना चाहता है तो अलग फीस होती है। और जैसा कि बाकी जगह पे है, यहाँ पे भी सेम एप्लीकेशन होती है कि मान लो मैंने अपील कर दी डीआरटी में, लेकिन डीआरटी ने बोल दिया कि नहीं आपका क्लेम सही नहीं है, आपको 20 लाख रुपए पे करने हैं बैंक को। अब मुझे करनी है अपील डीआरएटी में, तो 20 लाख का 50% यानी कि 10 लाख रुपीस पहले मुझे जमा करवाना पड़ेगा, तभी मैं आगे अपील कर सकती हूँ। ये अमाउंट रिड्यूस करके 25% कर सकता है एपेलेट ट्रिब्यूनल, लेकिन अमाउंट तो मुझे कुछ ना कुछ पे करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म इसलिए क्रिएट किया गया है 50% वाला, क्योंकि कई लोग जानबूझ के केसेस को लटकाना चाहते हैं। तो बैंक तो बेचारा कभी पैसे रिकवर ही नहीं कर पाएगा, पहले डीआरटी में अपील फिर डीआरएटी में अपील। इसलिए प्रोविजन है कि कोई मिसयूज ना करे अपील के प्रोविजंस को, एटलीस्ट कुछ अमाउंट पे करने के बाद ही आप अपील फाइल कर सको। नेक्स्ट इज राइट ऑफ बोरवर फॉर कंपनसेशन एंड कॉस्ट। तो अब हो सकता है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर करे सिक्योर्ड क्रेडिटर को कि एसेट जो है वो बोरवर को वापस दे दी जाए, तो यहाँ पे बोरवर एंटाइटल्ड है कि उसे कंपनसेशन दी जाए, अगर उसकी कोई कॉस्ट इनकर करी है वो उसे वापस मिले सारा पैसा। तो कितना पैसा वापस करना है ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, जिसके पास भी वो केस होता है, जो भी वर्डिक्ट देता है। यहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऑफ केस के हिसाब से कंपनसेशन डिसाइड होती है, कोई लिमिट नहीं है, पेक्यूनरी लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितना कंपनसेशन हो सकता है, ये डीआरटी या फिर डीआरएटी ही डिसाइड करता है।
discuss some MCQs related to this chapter. So consider the following statements about the legal reforms introduced by the SARFAESI Act for the financial sector and identify the correct statements. तो हमें correct statements बतानी है about the SARFAESI Act. The Act provides for a legal framework only for the securitization of financial assets and do not cover the reconstruction of financial assets. तो देखो अगर आप common sense से चलो तो SARFAESI Act के नाम में ही securitization and asset reconstruction है, तो सरफेसी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन भी कवर करता है, रिकंस्ट्रक्शन भी कवर करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत। तो अगर हम एलिमिनेशन से भी चले तो देखो पहला ऑप्शन गलत है, तो हमें पता है कि सी भी नहीं हो सकता, ना ही डी हो सकता है, और बिना सेकंड और थर्ड ऑप्शन पढ़े हमें पता है कि सेकंड और थर्ड तो सही ही है ना, क्योंकि ए बचा है उसमें भी 2 और 3 है, बी बचा है उसमें भी 2 और 3 है। सो इट रिकॉग्नाइजेस any security interest created for the repayment of a loan as a security interest regardless of its form or nature. So it recognize any interest created in security. लोन लेने के लिए किसी भी टाइप की आपने सिक्योरिटी गिरवी रखी है, ये उसे रिकॉग्नाइज करता है सरफेसी एक्ट, तो बिल्कुल सही है, चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। ओके, नेक्स्ट इज द Act allows for the enforcement of security interest without the court intervention for the realization of debt. तो सरफेस एक ला है इसीलिए क्या था कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना आपके जो पैसे हैं वो बैंक वसूल सके। So बिल्कुल सही है तीसरा भी। So provisions are included in the act for establishing a central registry to register transactions of securitization, asset reconstruction and the creation of security interest. तो ये बोला जा रहा है कि ये एक्ट सरफेसी एक्ट बोलता है कि हमें एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनानी है जिसमें हम सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं उन सारी ट्रांजेक्शंस को एक जगह रजिस्टर में नोट कर सके। तो ये बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? बी, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस of the provisions relating to enforcement of security interest under the SARFAESI Act. पेनल्टी लगाने के लिए बोरर्स पे होता है या फिर टू अलाउ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स टू इंटरवीन। तो सरफेसी एक्ट में तो हमें कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स के बिना काम करना है। टू इनेबल द सेल ऑफ सिक्योरिटीज विदाउट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इंटरवेंशन। तो ये बिल्कुल सही है। आप नहीं चाहते हो कि कोर्ट इंटरफेयर करे, ट्रिब्यूनल इंटरफेयर करे, उसके बिना ही जो बैंक से अपना पैसा वसूल सके, इसके लिए हमारे पास जो सरफेसी एक्ट है वो है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। Next is what are the conditions that an asset reconstruction company must fulfill before it can commence business under the SARFAESI Act. तो क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन को? इसका आंसर होगा सी। एक सर्टिफिकेट लेना होता है रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई और कम से कम 2 करोड़ के नेट ओन फंड्स मेंटेन करने पड़ते हैं या जितना आरबीआई स्पेसिफाई करे। आरबीआई ज्यादा भी स्पेसिफाई कर सकता है। तो अगर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनानी है सरफेसी एक्ट के अंदर तो आरबीआई के पास से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और कम से कम 2 करोड़ के नेट ओन फंड्स होने चाहिए। Next is how long does the DM यानी कि district magistrate have to pass an order for taking possession of the secured assets after receiving a request from a secured creditor according to the SARFAESI Act and what provisions is made for extension. तो DM को जब order मिलता है asset का possession लेने के लिए, secured creditor जब request करता है यानी कि बैंक अगर request करे DM को कि possession लेना है तो कितने दिन में डीएम को ऑर्डर पास करना है और एक्सटेंशन कितने का मिल सकता है? तो बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डीएम को पास करना होता है ऑर्डर विद इन 30 डेज और एक्सटेंशन हो सकता है 30 डेज और का अगर प्रॉपर रिकॉर्डेड रीजंस हो। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। So last question for that is under the SARFAESI Act in what situation is the secured creditor not required to restore the management of the business to the borrower after the full realization of the debt? तो देखो सरफेसी एक्ट के अंदर जब एक बार सारा पैसा बैंक ने वसूल लिया है ना, तो सारा का सारा बिजनेस जो होता है बोरोवर का अगर बिजनेस हमने ओवरटेक कर लिया था तो उसको वापस करने के देखो हमारे पैसे कवर हो गए, ये पकड़ो अपना बिजनेस वापस ले लो। लेकिन कौन सी ऐसी सिचुएशन में कि पूरा पैसा वापस मिलने के बाद भी मैनेजमेंट रिस्टोर नहीं करी जाती? ये तब होता है when the secured creditor alone or jointly with other secured creditors has converted part of the debt into shares. अब देखो बैंक का पैसा नहीं दे रही थी कंपनी, तो बैंक ने क्या किया, कंपनी के जो उनका डेट है, जो लोन है, उन्हें कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, अपनी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर बैंक ने पहले 10 लाख का लोन दे रखा था, 20 लाख का, 50 लाख का लोन दे रखा था कंपनी को, अब उस 50 लाख के बदले में कंपनी के उन्होंने शेयर्स ले लिए कि चलो तुम लोन तो नहीं वापस कर पा रहे तो तुम हमें 50 लाख के शेयर्स ही दे दो। तो अब शेयर्स ले लिए
हो सकता है उन शेयर्स की वजह से अब बैंक या जो भी क्रेडिटर है उनका कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ गया हो कंपनी के अंदर, तब तो वो कंपनी के मालिक टाइप हो गए ना एक तरीके से, इक्विटी में अगर ओनरशिप आ गई तब वो फिर बिजनेस वापस क्यों देंगे? तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा लंबा है, बट सरफेसिएट भी काफी एक लंबा टॉपिक है। बाकी आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी इशू हो तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।